मूवी की शुरुआत होती है यूएस से लॉस एंजलिस से, जहां चारों तरफ अफड़ा तफड़ी मची हुई है। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई इतनी बढ़ चुकी है कि क्राइम कंट्रोल से बाहर निकल गया है। यहाँ चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही हैं और हर कोने से गोली चलने की आवाज आ रही है। अब पुलिस थक चुकी है क्योंकि क्राइम कंट्रोल में आने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर गवर्नमेंट एक ऐसा रास्ता निकालती है जो सुनने में तो फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन असल में ये एक मौत का कुआं है, और वो है एआई जज, जिसका नाम है मर्सी। मर्सी कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको सिर्फ अपना काम आता है, और काम है 90 मिनटों के अंदर अंदर फैसला सुनाना। अगर आपको किसी गुनाह में पकड़ लिया गया और 90 मिनटों के अंदर अंदर अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो मर्सी सीधा ही आपको मौत की सजा सुना देगी। गवर्नमेंट का मानना है कि इससे क्राइम 68% तक कम हो जाएगा और बिलियंस का टैक्स भी बचेगा। इस मशीन ने अब तक 18 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। तभी हम अपने हीरो को देखते हैं जिसका नाम है क्रिस रेवेन। ये कोई मामूली आदमी नहीं है बल्कि एक टॉप क्लास का डिटेक्टिव है जिसने आज तक कई सारे मुजरिमों को मर्सी के सामने पेश किया है, लेकिन आज ये खुद उसी काली कुर्सी पर बंधा हुआ है जहां वो दूसरों को भेजा करता था। तभी क्रिस के कानों में मर्सी की आवाज गूंजने लगती है। फिर वो अपना सिर झटकते हुए होश में आने की कोशिश करता है क्योंकि इस समय इसका सिर भारी और आंखों में धुंधलापन है। फिर मर्सी कहती है, डिटेक्टिव क्रिस, आप पिछले 5 घंटों से बेहोश थे। उम्मीद है आपकी बॉडी से अल्कोहल का असर कम हो गया होगा और अब हम अच्छे से बात कर पाएंगे। फिर क्रिस गुस्से और हैरानी में चिल्लाता है कि ये क्या मजाक है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुमने मुझे यहाँ पर कुर्सी पर क्यों बिठाया है, फौरन मुझे यहाँ से नीचे उतारो। तभी स्क्रीन पर एक फाइल खुलती है और उसको देखकर क्रिस की धड़कनें रुक जाती है क्योंकि सामने उसकी वाइफ की फोटो थी जिसका नाम है निकोल रेवेन। फिर मर्सी बड़े ही ठंडे लहजे में बात करती है और बताती है कि निकोल अब इस दुनिया में नहीं रही और सारे सबूत चीख चीख कर यही कह रहे हैं कि उनके कातिल आप हैं। अब ये बात सुनते ही क्रिस का दिल बैठ जाता है। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिससे वो इतना ज्यादा प्यार किया करता था उसके खून का इल्जाम खुद इस पर लग गया है। फिर वो चीखता है, चिल्लाता है, नहीं ये झूठ है, मैंने निकोल को नहीं मारा, तुम्हारा तो सिस्टम ही खराब हो गया है साली, तुम गलत स्कैन कर रही हो। लेकिन मर्सी के पास जज्बात नहीं है, सिर्फ डेटा है। वो कहती है कि मेरा सिस्टम कभी भी गलत नहीं होता, आपके पास अब सिर्फ 90 मिनट बचे हैं, या तो अपनी बेगुनाही साबित करो या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। अब क्रिस के सामने बड़े से मॉनिटर पर न्यूज चैनल का फ्लड आ जाता है। हर न्यूज चैनल बस एक ही बात बोल रहा था कि डिटेक्टिव क्रिस ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, लेकिन क्रिस को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल क्रिस ने ही 2 साल पहले अपने साथी जैक डैरो के साथ मिलकर इस मर्सी प्रोग्राम को पूरे शहर में लगवाया था। उसने इस काम में अपने दिन रात एक कर दिए थे और इन्होंने ही सबसे खतरनाक कातिल डेविड को इस मशीन के हवाले किया था। लेकिन आज तो वही मशीन क्रिस की गर्दन नापने के लिए खड़ी है। फिर मर्सी बताती है, डिटेक्टिव, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपके कातिल होने के चांसेस 97.5% हैं। आपके पास सिर्फ 90 मिनट हैं। अगर आपने इस परसेंटेज को गिराकर 92% तक नहीं लाया तो आपका मरना तय है। फिर क्रिस गुस्से में लाल होकर मॉनिटर की तरफ देखता है और कहता है, मैं निर्दोष हूँ, तुम्हारी मशीन गलत कैलकुलेशन कर रही है, मैंने निकोल को कभी गुस्से में छुआ तक नहीं। फिर मर्सी तुरंत स्क्रीन के ऊपर डेटा दिखाती है और कहती है कि मैं पूरी दुनिया के मोबाइल नेटवर्क और प्राइवेट सीसीटीवी को हैक कर सकती हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो आप छिपाना चाहते हैं। तभी वो स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले करती है जिसमें एक दिन क्रिस गुस्से में अपने घर पर पहुंचता है। फिर वो निकोल के साथ बहुत ही बुरी तरह झगड़ा भी करता है। 26 मिनट तक वो घर के अंदर ही रहता है और फिर तेजी से निकलकर वहां से चला जाता है। फिर उसके जाने के कुछ ही देर बाद उसकी बेटी घर पर पहुंचती है और अपनी माँ की लाश को देखकर चीखने लगती है। अब हैरानी की बात तो ये थी कि पूरे समय में क्रिस के अलावा कोई भी इस घर के अंदर नहीं आया था। फिर वहां से निकलकर क्रिस एक बार में जाता है और दारू पीने लगता है। वो इतनी दारू पीता है कि होश खो बैठता है और वहां पर तोड़ फोड़ भी करने लगता है। लेकिन क्रिस को ये सब कुछ बिल्कुल भी याद नहीं था। वो बार बार बस एक ही बात दोहराता रहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको कभी भी नहीं मार सकता। फिर मर्सी उसके पुराने रिश्तों की फाइल खोलती है और बताती है, पिछले 20 सालों से आप एक साथ हैं। 3 साल पहले आप लोगों की शादी हुई और अब आपको एक प्यारी सी बेटी भी है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब आपके पार्टनर रे की मौत हुई तो उसके बाद आप बदल गए। आपके गुस्से और आपके निकोल के साथ हर रोज के झगड़े से वो आपको डिवोर्स देने वाली थी और ये रहा आपका फोन रिकॉर्ड। ये सब देखकर क्रिस और भी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, हाँ, हमारे बीच झगड़े होते थे क्योंकि रे की मौत ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को ही मार दूं। तुम एक मशीन हो, तुम में बिल्कुल भी
भी जज्बात नहीं है और इसलिए तुम मेरे दिल के हालात को नहीं समझ सकती। अब इन सब बातों में 30 मिनट निकल चुके थे। अब क्रिस के पास सिर्फ 1 ही घंटा बचा था। फिर मर्सी स्टीक लहजे में कहती है, बकवास बंद कीजिए, जज्बातों से परसेंटेज नहीं गिरेगी, सबूतों से गिरेगी। अपनी बेटी के बारे में सोचिए, अगर आपने खुद को निर्दोष साबित नहीं किया तो वो लड़की अपनी माँ के साथ साथ बाप को भी खो देगी। इसलिए जल्दी से अपना दिमाग चलाइए, वरना अगला नंबर आपका ही होगा। अब ये सब सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। उसको तो बस सच जानना था कि किसने उसकी वाइफ को मारा। फिर क्रिस अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है। वो जानता है कि अगर उसको खुद को निर्दोष साबित करना है तो यहाँ से निकलना होगा। फिर वो तुरंत अपने पार्टनर जैक को फोन करता है। इस वक्त वो निकोल के कत्ल की जगह पर ही खड़ा था। फिर क्रिस उसको कहता है, जैक मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे फोन का कैमरा ऑन करो और मुझे मेरे कमरे का हर एक कोना दिखाओ, मुझे वहाँ की हर एक चीज देखनी है। फिर जैक अपना फोन घुमाता है और मर्सी उस डेटा को तुरंत एक 3D होलोग्राम में बदल देती है। अब क्रिस के सामने पूरा क्राइम सीन HD में दिखने लगता है। अब वो हर एक चीज को जूम कर करके देखता है, जैसे कि टूटा हुआ कांच, जमीन पर पड़े हुए निशान और निकोल की लाश के पास मिले कपड़ों के रेशे। लेकिन ये सब कुछ क्रिस की तरफ ही इशारा कर रहे थे। फिर जैक थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, क्रिस सच बोलूं तो सबूत देखकर तो यही लगता है कि तुमने ही गुस्से में आकर ये सब कुछ किया है, क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे ही खिलाफ हैं दोस्त। लेकिन क्रिस चिल्लाते हुए कहता है, नहीं जैक, कुछ तो छूट रहा है। फिर वो मर्सी को कहता है कि निकोल की कॉल हिस्ट्री निकालो और देखो क्या कोई ऐसा नंबर है जो पहले कभी भी ना देखा गया हो। फिर मर्सी तुरंत स्क्रीन पर नंबर्स की बारिश कर देती है। इनमें से ज्यादातर नंबर जान पहचान के लोगों के थे, लेकिन इनमें से एक नंबर लॉस एंजलिस के रेड जोन में से था। फिर क्रिस कहता है, प्लीज इसको ट्रेस कीजिए, अभी की अभी। फिर जैसे ही मर्सी उस नंबर पर कॉल करती है, सामने वाला तुरंत फोन काट देता है। फिर मर्सी बताती है कि सब्जेक्ट ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है और ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी है। अब इस एक सबूत से क्रिस की मौत का खतरा 97.5% से गिरकर 96.7% रह जाता है। अब क्रिस को थोड़ा सा हौसला हो जाता है, लेकिन मौत अभी भी उसके सिर पर ही खड़ी है। फिर जैक तुरंत अपनी फ्यूचरिस्टिक बाइक स्टार्ट करता है और उस मिस्टीरियस कॉलर का पीछा करता है। तभी कुछ देर बाद वो एक आदमी को पकड़ लेता है जिसका नाम है पैट्रिक। पैट्रिक पेशे से एक शेफ है और चाकू चलाने में माहिर। क्रिस को लगता है कि शायद असली कातिल मिल गया, क्योंकि निकोल का कत्ल भी चाकू से ही हुआ था। लेकिन जब जैक उससे पूछताछ करता है तो पैट्रिक डर के मारे कांपने लगता है। फिर वो रोते हुए कहता है कि मैं इसलिए भागा क्योंकि मैं मर्सी से डरता हूँ। मुझे पता चला कि निकोल मारी गई, इसलिए मैं घबरा गया कि कहीं उसकी मौत का इल्जाम मेरे ऊपर ना आ जाए, क्योंकि मैं उसका प्रेमी था। अब ये बात जानकर क्रिस का कलेजा फट जाता है, क्योंकि उसका दोस्त ही उसकी पत्नी का यार निकला। फिर पैट्रिक बताता है कि जब से तुम्हारा पार्टनर रे मारा गया, तुम बहुत ज्यादा बदल गए और निकोल अकेली पड़ गई। वो अक्सर मुझसे अपने दर्द और बेटी के बारे में बातें किया करती थी, और जब उसका कत्ल हुआ तो मैं एक रेस्टोरेंट में था। चाहो तो वहाँ के CCTV देख लो। फिर मर्सी तुरंत चेक करती है और पैट्रिक ने जो कुछ भी कहा वो सच निकलता है, क्योंकि वो कत्ल के वक्त वहीं पर था। तभी स्क्रीन पर एक लाल रंग चमकता है और मर्सी की आवाज आती है कि नया डेटा एनालाइज हो चुका है, पैट्रिक निर्दोष है। डिटेक्टिव क्रिस, अब आपके कातिल होने की गुंजाइश बढ़कर 98% हो गई है। ये बात सुनकर क्रिस टूट जाता है और सच्चाई बोलने लगता है, हाँ मैं एक शराबी हूँ। रे की मौत ने मुझे पागल कर दिया था और मैंने निकोल और अपनी बेटी को बहुत दुख दिए। मैंने साल भर पहले ही दारू छोड़ी थी, लेकिन अपने दोस्त रे को नहीं भुला पाया, क्योंकि उस दिन जब रे मरा था तो मैं वहीं पर था। अब उसकी पुरानी यादें उसकी आंखों में फिल्म की तरह चलने लगती है। फिर वो गुस्से में मर्सी को कहता है कि क्या तुम जानती हो, जब उस दिन मैंने उस गुनहगार को पकड़ा तो मैंने उसको कानून के हवाले कर दिया, लेकिन वो सिर्फ 4 साल में ही छूट गया और यही बात मुझे हमेशा खटकती रही। काश मैंने उस दिन उसको खत्म कर दिया होता। बस उसी गम को भुलाने के लिए मैंने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी। फिर एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौटा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी कार में रखी शराब की बोतल गायब थी। क्रिस को पूरा यकीन हो गया कि वो बोतल निकोल ने ही फेंकी होगी। फिर वो गुस्से में चीखता हुआ कहता है, हाँ मैं गुस्से में घर गया था क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि निकोल ने मेरी दारू की बोतल फेंक दी थी। उसके बाद हमारे बीच गंदे वाला झगड़ा हुआ, इतना गंदा कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने वहाँ क्या किया। शायद उसने मुझे अपने अफेयर के बारे में बता दिया होगा और मैंने गुस्से में ही उसको मार दिया होगा, लेकिन मुझे ये सब कुछ याद नहीं है। अब क्रिस हार मान जाता है और मान लेता है कि शायद वो ही कातिल है, लेकिन मर्सी जो कि एक ठंडे दिमाग से काम करने वाली मशीन है, वो अचानक से एक ऐसी बात कहती है
जो क्रिस ने सोची भी नहीं थी। मर्सी कहती है डिटेक्टिव इतनी जल्दी हार मत मानिए, अभी आपके पास वक्त बाकी है। इस समय आपकी याददाश्त धुंधली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने ही कत्ल किया है। अभी भी आपके पास 40 मिनट बाकी हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। अब ये सब बातें सुनकर क्रिस हैरान हो जाता है कि एक मशीन उसको हौसला दे रही है। फिर वो अपना दिमाग दौड़ाता है और उसको पैट्रिक की कही हुई एक बात याद आती है कि निकोल अपने ऑफिस के काम को लेकर बहुत परेशान थी। दरअसल वो एक केमिकल कंपनी में ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल किया करती थी, जिसके बॉस ने उसको अपने ही दोस्त पर जासूसी करने को कहा था, क्योंकि कंपनी से हर महीने केमिकल चोरी हो रहा था। फिर क्रिस तुरंत मर्सी को कमांड देता है कि निकोल के सारे कोलिग्स की लिस्ट दिखाओ, उनमें से कौन कौन पिछले कुछ दिनों से निकोल के कांटेक्ट में था, जल्दी दिखाओ। फिर मर्सी जल्दी ही 25 लोगों की लिस्ट स्क्रीन पर पेश कर देती है। फिर क्रिस पूछता है कि क्या इनमें से किसी की भी कार आज सुबह मेरी गली के सीसीटीवी कैमरा में दिखी। फिर मर्सी चेक करके बताती है नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। अब क्रिस का दिमाग और भी चकरा जाता है। तभी उसको एक धुंधली सी बात और याद आती है कि 2 दिन पहले उनके घर पर एक बीबीक्यू पार्टी थी, जिसमें निकोल के ऑफिस के बहुत सारे लोग आए थे। फिर क्रिस कहता है मर्सी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उस पार्टी के दिन ही घर में छुप गया हो, जो 2 दिन से वहीं पर छुपा रहा हो और मेरे घर से निकलने का इंतजार कर रहा हो। अब ये थ्योरी सुनने में तो सही लग रही थी, लेकिन उसको चिंता थी कि क्या मर्सी इसको मानेगी। तभी मर्सी की स्क्रीन पर लाल लाइट ब्लिंक करती है और वो कहती है डिटेक्टिव आपकी ये थ्योरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी तक परसेंटेज पर कोई भी असर नहीं पड़ा और वक्त निकल रहा है। फिर मर्सी कहती है डिटेक्टिव ये सब आपकी पुरानी यादें हैं और सिर्फ आपके अंदाजे, मेरे पास इसका कोई भी सॉलिड सबूत नहीं है कि आपके घर में कोई छुपा हुआ था। फिर क्रिस गुस्से में चिल्लाता है मर्सी अपना दिमाग चलाओ, क्योंकि मैं कातिल नहीं हूँ। निकोल उन केमिकल्स को लेकर बहुत परेशान थी जो उसकी कंपनी से चोरी हो रहे थे, जल्दी से उन केमिकल्स का डेटा निकालो। फिर क्रिस और मर्सी दोनों मिलकर कंपनी का ब्लैक डेटा स्कैन करते हैं और पता चलता है जो केमिकल चोरी हो रहा है उसका नाम है जूलिया, एक ऐसा खतरनाक सब्सटेंस जिससे नशा करने वाली दवाइयां बनाई जाती है और इसका जिम्मेदार हो नाम का एक मैनेजर है जो पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है। फिर चेक करने पर हो का कनेक्शन रो नाम के एक शख्स से निकलता है जो उसको लगातार पैसे ट्रांसफर कर रहा था। फिर क्रिस कहता है मिल गया, हो ने ही निकोल को रास्ते से हटाया होगा, क्योंकि निकोल उसका पर्दाफाश करने वाली थी। ये बात सुनते ही मौत का मीटर 98% से गिरकर 94.7% पर आ जाता है, लेकिन मर्सी कहती है अभी भी आप 92% से ऊपर हैं, इसलिए हमें हो से बात करनी होगी। फिर क्रिस तुरंत रो के पास कॉल करता है, लेकिन उसका फोन हो उठाता है। फिर क्रिस अपनी पावर यूज करते हुए कहता है हो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सारी सच्चाई उगल दे, वरना मर्सी तुझे अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मौत की सजा सुना देगी। फिर हो डर के मारे रोने लगता है और कहता है साहब मैंने निकोल को नहीं मारा, सच तो ये है कि रो केमिकल चोरी कर रहा था, मैंने और निकोल ने उसको पकड़ लिया था, लेकिन रो ने मुझे धमकाया और पैसे भी दिए, वो पागल इंसान है। अब सच उनके सामने था कि जरूर निकोल को रो ने ही मारा होगा और क्रिस निर्दोष है। फिर उसकी मौत का मीटर घटकर सीधा 0% पर आ जाता है। मर्सी कहती है केस क्लोज्ड, डिटेक्टिव क्रिस आप आजाद हैं। लेकिन जब पुलिस रो के घर पर छापा मारती है तो वहां पर कोई भी नशे का सामान नहीं मिलता, बल्कि बॉम्ब बनाने का सामान मिलता है। रो ने एक ट्रक भी चोरी किया था और वो इस समय शहर के किसी इलाके में बड़े धमाके की तैयारी कर रहा था। फिर मर्सी तुरंत शहर के सीसीटीवी और ड्रोन एक्टिव कर देती है और देखती है कि एक ट्रक हाईवे पर बड़ी ही तेजी से भागता हुआ दिख रहा है। फिर क्रिस स्क्रीन पर जूम करता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो ट्रक के कैबिन में अपनी नन्ही सी बेटी को देखता है जिसको रो ने किडनैप कर लिया है। फिर क्रिस अपना दिमाग चलाता है और सोचने लगता है कि रो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, आखिर उसका मकसद क्या है। तभी उसको याद आता है कि रो का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम डेविड था, वो भी एक गुनहगार था जिसको क्रिस ने ही मर्सी के हवाले किया था और मर्सी ने उसको मौत की सजा सुनाई थी। और इस समय रो अपने भाई की मौत का ही बदला ले रहा है और वो क्रिस को वही दर्द देना चाहता है जो उसने खुद झेला है। फिर क्रिस पूछता है कि मर्सी वो ट्रक कहां पर जा रहा है। फिर मर्सी स्कैन करके बताती है डिटेक्टिव रो का टारगेट वही जगह है जहां आप अभी बैठे हैं, वो सीधा इसी कोर्ट रूम की तरफ आ रहा है ताकि वो आपको, मुझे और खुद को एक साथ उड़ा सके। तभी रूम के अंदर रेड लाइट चमकने लगती है। फिर मर्सी की आवाज गूंजती है डिटेक्टिव क्रिस
आपके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अगर आप यहाँ से नहीं निकले तो आपकी जान चली जाएगी। लेकिन क्रिस को अपनी जान की परवाह नहीं थी। वो मर्सी पर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी जान की फिक्र मत करो, बस मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर मर्सी अपने सारे रिसोर्सेज यूज करती है ताकि वो ट्रक को रोक सके। तभी स्वैट की टीम ट्रक को घेर लेती है, लेकिन रो पागल किस्म का इंसान था। वो गाड़ी को किसी प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह चला रहा था। फिर स्वैट कमांडर रेडियो पर कहता है, डिटेक्टिव हम ट्रक को उड़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वरना ये पागल बहुत सारे लोगों की जान ले लेगा। लेकिन क्रिस गिड़गिड़ाते हुए कहता है, नहीं, मेरी बेटी उसके अंदर है, प्लीज रुक जाओ। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं मिशन पहले है, जान बाद में। लेकिन मर्सी जो कि एक मशीन है, वो क्रिस का दर्द समझ जाती है और पहली बार अपना प्रोटोकॉल तोड़ देती है। फिर वो पुलिस के डिजिटल सिस्टम को हैक करके उनके रास्ते ब्लॉक कर देती है। फिर वो ट्रक सीधा मर्सी हेडक्वार्टर के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। फिर रो ट्रक से बाहर निकलता है। अब उसने एक हाथ से क्रिस की बेटी की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था और दूसरे हाथ में बॉम्ब का रिमोट पकड़ा हुआ था। फिर वो पूरे जोरों से चिल्लाता है, क्रिस नीचे आ जा, आज फैसला होकर ही रहेगा कि तेरा कानून बड़ा है या मेरा भाई। फिर क्रिस आखिरी सेकंड में अपनी कुर्सी से आजाद हो जाता है और भागते हुए नीचे पहुंच जाता है। फिर वो रो के सामने खड़ा होकर कहता है, प्लीज रुक जाओ, मेरी बेटी भी तुम्हारी बेटी के जैसे ही है, प्लीज इसको छोड़ दो। तभी मर्सी स्पीकर पर कहती है, रो, तुम्हारे भाई डेविड को सबूतों के आधार पर ही सजा मिली थी। लेकिन रो गुस्से में रोता हुआ चिल्लाता है, ये सब झूठ है, डेविड निर्दोष था। उस रात वो एक लड़की से फोन पर बात कर रहा था। आपने उसका लोकेशन क्यों नहीं चेक किया और क्या आपने ये पता लगाया कि उसका फोन कहां पर गया? अब क्रिस का दिमाग घूम जाता है और वो तुरंत मर्सी को कमांड देता है, मर्सी जल्दी से डेविड के केस की फाइल खोलो और दिखाओ कि उसके फोन का लास्ट लोकेशन क्या था। तभी स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो चालू हो जाती है जिसको देखकर क्रिस के होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसका सबसे पक्का दोस्त जैक उस रात डेविड का फोन दरिया में फेंक देता है और जैक भी उस समय वहीं पर खड़ा था। तभी जैक क्रिस की तरफ देखकर थरथराती हुई आवाज में कहता है, क्रिस मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। अगर मैं डेविड को बलि का बकरा नहीं बनाता तो ये मर्सी प्रोजेक्ट कभी भी पास नहीं होता। शहर को इस मशीन की जरूरत थी और इसके लिए मुझे एक मासूम की जान लेनी पड़ी। लेकिन तभी क्रिस को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुमने सिर्फ एक मासूम को नहीं मारा, तुमने कानून की आत्मा को मार दिया। दूसरी तरफ एआई मर्सी ने आज वो किया जो कोई मशीन नहीं कर सकती थी। उसने इंसानी जज्बात को लॉजिक से ऊपर रखा। मर्सी की रोबोटिक आवाज पूरे हेडक्वार्टर में गूंजती है कि मैंने अपने बनाए हुए सभी रूल्स तोड़ दिए हैं। मैंने एक बाप के दुख को देखा और एक बच्ची की जान बचाने के लिए सिस्टम के खिलाफ चली गई। अब एक मशीन होने के नाते मैंने परफेक्ट काम नहीं किया, इसलिए मुझे रहने का कोई भी हक नहीं है। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मर्सी अपना ही डेटा डिलीट करना शुरू कर देती है। फिर पूरा डेटा डिलीट होते ही वो फ्यूचरिस्टिक मशीन हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। फिर क्रिस तुरंत आगे बढ़कर अपनी बेटी को सीने से लगाता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, सब कुछ ठीक है बेटा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, हम घर जा रहे हैं। फिर जैक और रो दोनों को पुलिस हथकड़ी पहनाकर ले जाती है। एक ने आज गुनाह किया था तो दूसरे ने कई दिन पहले, लेकिन आज इन दोनों के ही गुनाहों का हिसाब होगा। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मुझे इस मूवी की स्टोरी बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।